मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। वक्त कुछ रोज राही का, वक्त कुछ रोज राही का, ठिकाना गेस्ट हाउस है। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। मुसाफिर की नजर रहती है हरदम अपनी मंजिल पर, पहुंचना चाहती है जैसे किश्ती अपने साहिल पर। थके हारे मुसाफिर का सहारा गेस्ट हाउस है। मुसाफिर हम सभी हैं और दुनिया गेस्ट हाउस है। हर नजर तुझ पे सरे बज़्म ठहर जाएगी, जब तेरी जुल्फ तेरे रुख पे बिखर जाएगी। यादों के सिलसिले को मिटाने नहीं दिया। इस नन्ही सी जान से ज्यादा कामकाज मत करवाया कर। भाईजान, अब मैं नन्ही सी जान नहीं रही। क्या हम इसी को आज़ादी कहेंगे मनीष भाई? नहीं सर, ये आज़ादी नहीं है। भाईजान, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम अपने भाई के तौर तरीकों को नहीं समझ पा रही हो। वो तुम्हें बहन नहीं, नौकरानी समझता है। भाईजान, आपके लिए चाय। रख दो। इरम, तुमने सभी कमरे तसल्ली से चेक कर लिए ना? जी भाईजान। और सभी कमरों के बिस्तरों की चादरें और सिरहानों के गिलाफ बदल दिए? जी भाईजान। गुड। और हाँ, जो वो मैडम आई हैं जम्मू से, तुमने उनका नाश्ता और चाय उनको पहुंचा दी? भाईजान, वो अपने रूम में बैठी हैं, मैं बस चाय नाश्ता लेकर जा ही रही हूँ। ठीक है। सुनो जी। देखो, हर मेहमान का खास तौर पर ख्याल रखना। किसी की भी शिकायत मेरे पास नहीं आनी चाहिए। जी भाईजान। अरे बेटी, क्या खूब आई हो। ये लीजिए आंटी जी, आप आराम से चाय पीजिए। बेटी, जरा मेरे सिर पे तेल तो लगा दो। जी जरूर, मैं अभी लगा देती हूँ। कितना मजा आ रहा है, कितना जादू है तुम्हारे हाथों में। तेरे हाथ से तेल लगाने से तो मेरी ममता का समुंदर उमड़ आया है। आज अगर मेरी अपनी बेटी भी होती ना, तो इतना सुख ना देती वो। बेटी, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे महारानी बनाकर रखूंगी। आंटी जी, मैंने अभी भाईजान से बात नहीं की है, उसके लिए मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। ना बेटी, ऐसा मत करना। कभी भी अपने भाई के साथ ये बात मत शेयर करना। वो तुझे मेरे साथ कभी भी जाने नहीं देगा। तू तो ऐसी बात कर रही है कि बिल्ली के मुंह से छीछड़ा छीन लेना। वो तुझे गेस्ट हाउस की नौकरानी बनाकर रखना चाहता है। मैंने टैक्सी का इंतजाम कर लिया है। रात होते ही हम छुपके से निकल चलेंगे। क्यों?
पापा जी आपके आने से बाहर आ जाती है। पुत्र, ये तो तुम दोनों का प्यार है जो मुझे यहाँ खींच लाता है। और सुनाओ, गेस्ट हाउस का काम कैसे चल रहा है? बस पापा जी, अल्लाह का फजल है। ये औरत यहाँ? पुत्र, जी ये औरत कब से ठहरी हुई है यहाँ? पापा जी यही कोई पिछले 3-4 दिन से। क्यों, कोई बात है क्या? हाँ पुत्र, जी इरम कहाँ है? इरम बार रिसेप्शन पे होगी। बुला पुत्र उसे। इरम, इरम। जी भाईजान। पापा जी कुछ पूछना चाहते हैं। जी सरदार अंकल। पुत्र, ये जो औरत यहाँ ठहरी है, उसने तुझे बुलाया था क्या? जी सरदार अंकल। क्या कह रही थी? कह रही थी कि तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम मेरी लड़की जैसी हो और मैं बहुत अमीर हूँ, मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगी, तू मेरे साथ चल। यहाँ क्या कर रही है? यही कहा था ना? हाँ सरदार अंकल। पर आपको कैसे पता? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा बेटी, पहले तो उसे बुलाकर लेके आ। जी सरदार अंकल। जल्दी जा पुत्र। जी सरदार अंकल। सुन, उसे ये मत बताना कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, कहना निसार भाई ने बुलाया है, ठीक है? जल्दी जा पुत्र। जी सरदार अंकल। अरे उतावले मत बनो, ऐसा माल लेके आ रही हूँ कि देखते ही तबीयत हरी हो जाएगी। हाँ, ओरिजिनल है, दाम ज़्यादा लगेंगे। अरे ऐसे परेशान मत होइए। हाँ हाँ, आज रात को आपका काम हो जाएगा। अरे हाँ, हो जाएगा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ बेटी, आओ आओ, अब बैठो मेरे पास। नहीं आंटी जी, बैठने का वक्त नहीं है। भाईजान ने आपको याद फरमाया है, आप जाकर उनसे फौरन मिल लें। भाईजान ने बुलाया है, लेकिन गेस्ट हाउस का किराया तो मैंने पहले ही एडवांस से दे दिया है, तो फिर क्यों बुलाया मुझे? मैंने उनकी शिकायत तो नहीं करनी होगी कोई? देखती हूँ जाके क्या माजरा है। हाँ। आपने हमें बुलाया? मैंने बुलाया। मुन्नी भाई, तू कितने नाम बदल बदल के घूमती रहेगी? क्या मैं तेरे हथकंडे नहीं जानता? कितनों के घर बर्बाद कर चुकी है तू? बोल, बोलती क्यों नहीं? मुझे माफ कर दीजिए। देख मुन्नी, मैं औरत जात की बहुत इज्जत करता हूं, मगर तेरे जैसी औरत की नहीं। औरत घर की इज्जत होती है, जानती है ना तू? मगर तू क्या जाने इज्जत को? गरम गोश्त का धंधा करने वाले हर जगह लताड़े जाते हैं। और सुन, ये मेरा गेस्ट हाउस है, इरम मेरी पुत्र है। अगर तूने जरा सी भी हिमाकत की, ऐसा मजा चखाऊंगा कि याद करेगी तू। जा यहां से। पुलिस तो मैं यहां भी बुला सकता हूं, मगर निसार पुत्र के गेस्ट हाउस का नाम नहीं खराब करना चाहता। अब तो निकल यहां से। अगर दोबारा इस इलाके में नजर आई ना, तो तेरी खैर नहीं। समझ गई ना? मुझे माफ कर दीजिए।
मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से चली जाऊंगी। आप इरम से पूछ सकते हैं, मैंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया यहाँ पे। देखिए मैडम, आप रिसेप्शन पर जाकर अपना चेकआउट करवा लीजिए और फौरन कमरा खाली कर दीजिए। पापा जी, आपने इस औरत को इतना जलील किया और गेस्ट हाउस छोड़ने का हुक्म भी दिया, पर वो फिर भी भीगी बिल्ली बनकर खड़ी रही, कुछ नहीं बोली। आप उसे जानते हैं क्या? निसार पुत्र, यह औरत गंदे पेशे से जुड़ी हुई है। कश्मीर की मशहूर तवाइफ है ये। यहां भी किसी ऐसे चक्कर से ही आई होगी। फिर तो वाकई ये औरत बहुत खतरनाक है। तो शुक्र है अल्लाह का कि आप फरिश्ता बनकर सही वक्त पर पहुंच गए, वरना पता नहीं ये औरत क्या परेशानी खड़ी कर देती। पुत्र, नेक दिल इंसान के ऊपर ऊपर वाले की कृपा रहती है। आपने बुलाया भाईजान? एक मिनट रुको। हाँ, कल हमारे पंडित चाचा आ रहे हैं। उनके लिए वीआईपी रूम अपने हाथों से तसल्ली से तैयार करना, ठीक है? वो हमारे अब्बू के खास दोस्त हैं। जी भाईजान, मैं अभी सारी साफ सफाई कर देती हूँ। और हाँ, तुमने वो सरदार अंकल को लंच दे दिया क्या? हाँ भाईजान, लंच तैयार ही है। मैं जा ही रही थी कि आपने किचन की घंटी बजा दी। ठीक है, लंच दे दो जाकर। और सुनो। जी भाईजान। लंच देने के बाद थोड़ा आराम कर लेना। आजकल तुम बहुत काम करती हो, थक जाती होगी। बिटिया, कपड़े ले आया हूँ। हाँ, वहां रख दो। क्या बात है रामदीन, तुम आजकल कपड़े देर से क्यों लाते हो? तुम्हें मालूम है ना, हमारे गेस्ट हाउस में रोज चादरें और तकियों के गिलाफ बदले जाते हैं। बाबूजी, धूप तो बिल्कुल ही नहीं निकलती और बीच बीच में बारिश भी हो रही है। कपड़े कैसे सुखाऊं? जब गंदे कपड़ों का ढेर लग जाता है तब आता है। चल कपड़े गिनवा। अब बिटिया, इसमें हमारी क्या खाता है? मौसम को तो देखो, कितना खराब हो रहा है। और हमें कोई शौक थोड़ा ना है कि हम अपनी मजदूरी का नुकसान करें। अच्छा, बातें ना कर, कपड़े गिनवा। पूरी 11 चादर लेकर गया था, 10 लाया है। और पिछले हफ्ते 2 तौलिए भी नहीं लाया था भाईजान। बिटिया, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। हमारे पास कोई फालतू कपड़ा नहीं है। देखिए भाईजान, फिर बहाने बना रहा है। पिछले हफ्ते ही बोला था कि जो 2 तौलिए रह गए हैं वो ले आएगा, और अभी भी नहीं लाया है। बाबूजी, मैं एक बार फिर देखूंगा। इसका मतलब वो गायब हो गए? बिटिया, आप हमें चोर समझ रही हैं। किसी के गठड़ी में बंद गया होगा। मैं जाकर देख लूंगा। ठीक है, मैं अभी पैसे काट लूंगी, और जब मेरे चादर और तौलिए वापस ले आएगा तब तेरा हिसाब कर दूंगी। ठीक है ना भाईजान? बिल्कुल। बाबूजी, ऐसा जुल्म ना करो। मैं एक बार फिर जाके देख लूंगा और तौलिए और चादर ढूंढ कर ले आऊंगा। तभी तो हम दोनों कह रहे हैं कि तेरा हिसाब रोक कर रखेंगे। जब तू बाकी के कपड़े ले आएगा तो तू हिसाब कर लेना। इसी तरह तुझे कपड़े देने की फिक्र रहेगी। क्यों इरम?
यस भाईजान। ठीक है बिटिया, कपड़े गिनवा दो। पंडित चाचा कहाँ रह गए? हाँ, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। हाँ, अगर नहीं आना होता तो वो फोन कर देते। ये तुमने सही कहा। चलो थोड़ा और इंतजार कर लेते। भाईजान, तब तक मैं थोड़ा सा काम निपटा कर आती हूँ। अरे बैठो इरम, हर वक्त काम काम करती रहती हो। थोड़ा आराम भी कर लो। भाईजान, मैं चाय लेकर आऊं? हाँ, ये सही रहेगा। सुबह से ये अकाउंट्स करके मेरा भी जरा सर में दर्द हो रहा है। ले आओ 2 कप चाय। ठीक है भाईजान। अरे बेटा निसार, अरे नमस्ते पंडित चाचा। खुश रहो बेटा। बैठिए। चाचा, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी? अरे वो तो मुझे बस वाला कहीं और ही उतार कर चला गया। बहुत ही नामाकूल था वो बस वाला। पता नहीं, उसकी भी कुछ मजबूरी रही होगी। वो मुझे वहाँ उतार करके इधर तो आया नहीं, वो दूसरी तरफ मुड़ गया। ओ अच्छा चाचा जान, मैं समझ गया। गलती उसकी भी नहीं थी। इसका मतलब आपने उसको बोला ही नहीं कि गेस्ट हाउस की तरफ उतारना है। सो तो है। खैर छोड़ो, मैं पहुँच तो गया ना। अच्छा चाचा जान, आपका कमरा खास तौर पर इरम ने तैयार किया है। निसार, इरम इतनी बड़ी हो गई? लो चाचा जान, सारे गेस्ट हाउस का काम अब वही संभालती है। करीबन 12 बरस बाद मैं उसको मिलूंगा। ये तो भला हो उस्मान का, जिसने तुम्हारा फ़ोन नंबर मुझे दे दिया। मैंने ही उसे कहा था चाचा जान। निसार, तुमने बिल्डिंग तो बहुत अच्छी बनाई है। चाचा जान, ये बिल्डिंग मैंने बनाई नहीं, बनी बनाई खरीदी है। बस ये रंग रोगन करवाया था। और है बहुत खूबसूरत। शुक्रिया। अब चलिए अंदर, अंदर जाके आराम फरमाइए। अब रात को आराम से बैठकर गप्पे मारेंगे। आइए। चलिए। और 5000 उसमें टॉयलेट के सामान में, है ना? और इसमें थोड़ा सा हॉल के लिए इंटीरियर। आदाब अर्जुन निसार साहब। जी जी, आदाब अर्ज़ है। आइए साहब, तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। कहिए साहब, रात कैसी गुजरी? बहुत अच्छी भी निसार साहब और बहुत बुरी भी। अरे वो कैसे साहब? भाई अच्छी नींद तो इसलिए आई क्योंकि आपकी मेहमान नवाजी और गांव वालों ने जो इज्जत दी उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। और बुरी इसलिए कि रात टीवी पर हॉकी का मैच देखा। कभी ऐसा गुमान भी ना था कि इतने बुरे दिन आ जाएंगे हॉकी के। सचमुच बहुत बुरा मैच था। अरे साहब, अब इसमें अफसोस करने की कोई ज़रूरत नहीं। आजकल तो वो क्या है गेम, हाँ वो क्रिकेट का बोलबाला है ना। अंकल, क्या आपने कभी क्रिकेट खेला है? नो, मैं हॉकी का खिलाड़ी हूँ और हॉकी का ही फैन हूँ। तुम जानते हो इरम कि जहाँ का मैं रहने वाला हूँ यानी कि झांसी, वो पूरे विश्व में क्यों मशहूर है? सॉरी, मुझे नहीं मालूम। देखो इरम, जिस तरह सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान माना जाता है, ठीक उसी प्रकार ध्यानचंद जी को हॉकी का भगवान माना जाता है। आने वाली पीढ़ी जब जब इतिहास के पन्नों को उल्टेगी, तब तब अंग्रेजों से बराबर की टक्कर लेने वाली झांसी की रानी और खेल के मैदान में ध्यानचंद को सुनहरे अक्षरों में लिखा पाएगी। आप हॉकी से जितना लगाव रखते हैं, उससे आपका अफसोस यकीनन जायज़ है। मैं आपसे ध्यानचंद जी के बारे में तफसील से जानना चाहूँगी। अजी साहब, हमारी बहन को भी हॉकी में पूरी दिलचस्पी है। अब ये आपसे उसके बारे में
पूरी मालूमात करके ही छोड़ेगी। भाई निसार साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे हर उम्र और हर दौर के बच्चे बच्चियों को अपने देश के महान सपूतों और नवरत्नों के बारे में पूरी मालूमात रखनी चाहिए। भाई ये तो आपको मालूम ही है कि ध्यानचंद शहर झांसी में पैदा हुए थे। पूरे विश्व में झांसी सिर्फ 2 ही महान शख्सियतों की वजह से जाना जाता है, एक तो झांसी की रानी और दूसरे हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद। ये बात 1936 की है जब इंडियन हॉकी टीम जर्मन में होने वाले ओलंपिक में शिरकत करने के लिए गई। शहर बर्लिन में इंडियन हॉकी टीम को अपना फाइनल खेलना था। किसके साथ खेलना था? जर्मन की टीम के साथ। और इस फाइनल को देखने के लिए जर्मन का डिक्टेटर डॉल्फ हिटलर खुद आया था। जर्मन टीम का जोश पूरे उबाल पर था। फिर ध्यानचंद जी ने इस फाइनल मैच में जर्मन टीम पर पूरे 7 गोल किए। अरे वाह! और जर्मन टीम अपनी पूरी कोशिशों के बाद भी एक भी गोल ना कर पाई। पूरा जर्मन गुस्से से बिलबिला उठा और हिटलर खुद गुस्से में अपनी मुट्ठियों को भींचता हुआ खड़ा हुआ और ऑर्गेनाइजर से बोला कि मैं इस खिलाड़ी से मिलना चाहता हूं। मैंने सुना है हिटलर बहुत जालिम मिजाज का आदमी था। जरूर उसने कोई अजियत पहुंचाने वाली हरकत की होगी। नहीं रम, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने ध्यानचंद को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी स्टिक में ऐसा कौन सा जादू है जो तुम्हें 7 गोल जर्मन टीम पर कर दिए। मैं वो जादू देखना चाहता हूं। ध्यानचंद जी ने बड़ी हाजिर जवाबी के साथ बहुत चुभता जवाब दिया होगा। ध्यानचंद ने बड़े अदब के साथ अपनी स्टिक को हिटलर को दे दिया और हिटलर ने बहुत गुस्से में आकर उस स्टिक को अपने घुटने से मारकर तोड़ना चाहा, मगर हॉकी टूटी नहीं। अच्छा? हिटलर ने गुस्से से ध्यानचंद की तरफ देखा तो ध्यानचंद जी ने बड़े अदब के साथ और बड़े मुस्कुराते हुए हिटलर से कहा कि हिज हाइनेस, ये कमाल इस लकड़ी के टुकड़े में नहीं, ये कमाल तो मेरी इन कलाइयों में है जिनका इस्तेमाल मैं अपने सलाहियतों के मुताबिक करता हूँ। जी, हिटलर ने गुस्से में हॉकी ध्यानचंद को वापस करी और चला गया। यकीनन ध्यानचंद जी का नाम तारीख के सुनहरे पन्नों में हमेशा महफूज रहेगा। पर जादूगर अंकल, आपने तो कोई जादू दिखाया ही नहीं। आप तो बस नाम के ही जादूगर हैं। कोई जादू तो दिखाइए। जादूगर तो आप लोग हैं जो अपनी मोहब्बत और मेहमान नवाजी से यहाँ पर आने वालों का दिल जीत लेते हैं। मैं सोचता हूँ कि काश ऐसा पूरे मुल्क में हो जाए जैसा आपका गेस्ट हाउस का माहौल है, तो हमारा पूरा ये मुल्क चमन हो जाए।